हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ग्रीन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, जिनका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एजुकेशन का बेसिक कंसेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन, इसके यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपकी यूनिट फर्स्ट है ना, उसकी चैप्टर थर्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको जो यूनिट आपकी फर्स्ट है, इसकी मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड बोथ की वीडियोस मैंने आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करवा रखी है। जिन बच्चों को ये वीडियोस नहीं मिल रही होंगी तो मैं आपके लिए ना एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगी, जिसमें ना मैं आपको जितनी भी सीक्वेंस वाइज में इस चैप्टर के जितने भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी, वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगी, आपको वो सीक्वेंस में उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिससे कि बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगी कि कहाँ पर इसकी सेकेंड वीडियो है एंड थर्ड वीडियो कौन सी है। ठीक है। और हाँ, एक बात और जिन बच्चों को इसकी नोट्स की पीडीएफ चाहिए होती है तो मैं आपको ना इसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में आपको पिन करके उसमें लिंक करके दे दूंगी उसका लिंक, तो आप वहाँ से उसको गेट कर सकते हैं। ठीक है। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपकी जो पार्ट थर्ड है, इसमें आपको क्या पढ़ना है कि शिक्षा का ज्ञान मीमांसीय आधार, ज्ञान, विश्वास, जांच और तर्क, इन सब चीज़ के बारे में जानेंगे। फर्स्टली तो आप यही जानना पड़ेगा कि आखिर में जो ज्ञान मीमांसा है या ज्ञान मीमांसीय क्या है। आखिर में आपको तो फर्स्टली इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप अपने जो चैप्टर है इसको आगे कंटिन्यू रख पाएंगे। क्योंकि जब तक आप इस वर्ड का मतलब ही नहीं जानेंगे तो आपको आगे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हाँ हम इसमें पढ़ना क्या चाह रहे हैं आखिर में। फर्स्टली तो आपको इस वर्ड का मतलब ही पता होना चाहिए। तो आइए अब हम इस वर्ड का मतलब पता करते हैं कि आखिर में इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे कि इसमें है ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र का एक क्षेत्र है। मतलब जो आपकी फिलॉसफी है ना, इसका एक मतलब कि इसका एरिया है जो मानवीय ज्ञान से संबंधित होता है। अब आप देख सकते हैं कि ज्ञान मीमांसा जो वर्ड है ये दो वर्डों से मिलकर बना है, एक तो ज्ञान, दूसरा मीमांसा है। ज्ञान का मतलब क्या होता है, जो भी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि अभी आप ये पढ़ रहे हैं तो ये भी आपके लिए क्या है, एक ज्ञान है। जो भी कोई व्यक्ति कोई भी चीज़ सीखता है तो वो उसके लिए ज्ञान होता है। अब मीमांसा का मतलब क्या होता है, तो मीमांसा शब्द के अंतर्गत है ना, ज्ञान के दो पहलुओं पर विचार किया जाता है। एक तो आपका पहलू हो जाता है कि आखिर में ज्ञान है क्या। तो अगर मैं इजी शब्द में बोलना चाहूँ तो जैसे मीमांसा का अर्थ होता है ना कि किसी भी चीज़ की मीमांसा अगर हम करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि हम उस चीज़ की मतलब क्या कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। हम उस चीज़ के हमें जानना चाह रहे हैं कि आखिर में, जैसे इसमें लिख भी रखा है दो पॉइंट आपके, कि ज्ञान है क्या और ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इट मीन्स आप इसके हमें तर्क वितर्क करें, इसकी जांच पड़ताल करें, तो इसका मतलब होता है मीमांसा। अब देखते हैं कि आखिर में जो इसका मतलब आपकी डेफिनेशन जो मैंने लिख रखी है उसमें क्या बोला गया है कि ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र का एक क्षेत्र है। मतलब उसका एक तरीके से उसका एक छोटा सा टुकड़ा टाइप में आप बोल सकते हैं। ठीक है। एक फिलॉसफी जो आपकी है उसका एक क्षेत्र है जो मानवीय ज्ञान से संबंधित होता है। यह एक प्रकार की दार्शनिक जांच पड़ताल का वह क्षेत्र है जो ज्ञान की उत्पत्ति, प्रकृति, वेधता और ज्ञान की विधियां एवं सीमाओं की खोज करता है। तो ये इसी टाइप इन सब चीज़ों के बारे में क्या करता है, एक तरीके से जानने की जांच पड़ताल करता है। इन चीज़ को बारे में देखता है कि आखिर में जो ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी विधता क्या है और ज्ञान की विधियाँ क्या हैं और सीमाएं हैं। इन सब चीज़ के बारे में क्या करता है, खोज करता है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम ये चीज़ देखते हैं। और एक चीज़ ये पॉइंट ये लिख रखा है कि ज्ञान मीमांसा ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनुसंधान एवं अध्ययन कर सत्य की वो करना होता है, सत्य की खोज करना होता है। कि ज्ञान मीमांसा में जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, या तो सत्य होता है, असत्य ज्ञान तो कुछ होता नहीं है। अगर जो चीज़ रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती तो क्या वो ज्ञान हो सकता है, नहीं हो सकता। जब कोई चीज़ सत्य है, जो फैक्ट है वो है, मतलब रियल में है, एग्जिस्ट करती है वो चीज़, तो वही चीज़ क्या होती है, वो ज्ञान बन सकती है। तो इसके अंदर भी यही चीज़ लिखा गया है कि ज्ञान मीमांसा ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनुसंधान एवं अध्ययन कर सत्य की खोज करना चाहता है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति के संबंध में तीन प्रमुख सिद्धांतों का उदय माना गया है, जो कि इस प्रकार है कि जो ज्ञान की उत्पत्ति मतलब कि जो ज्ञान की उत्पत्ति के संबंध में तीन सिद्धांत दिए गए हैं इसमें, कि फर्स्ट सिद्धांत तो आपका है कि बुद्धिवाद, दूसरा है आपका अनुभववाद और तीसरा है आपका आलोचनावाद। अब इनको हम अच्छे से वो करेंगे, डिस्क्राइब मैं आपको करती हूँ कि बुद्धिवाद में क्या होता है, अनुभववाद में क्या होता है और आलोचनावाद में क्या होता है, कि ज्ञान की उत्पत्ति इसमें कैसे, मतलब कि ज्ञान को प्राप्त करने के साधन किस टाइप से हैं। तो आपका जो फर्स्ट है बुद्धिवाद, इसमें ये कहा गया है ना, जो डेकार्ट को बुद्धिवादी विचारधारा का प्रणेता माना जाता है। इट मीन्स कि ये इसके क्या है, ये फिलोसफर हैं, ये एक विचारधारा है, वो विचारधारा का इनको क्या कहा है, प्रणेता
माना जाता है कि हाँ इन्होंने ये विचारधारा दी है। आप इस तरीके से इसको लेकर समझ सकते हैं, ठीक है। और जो इनका जन्म हुआ था वो 1596 में, और 1650 को इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, इस टाइप से, ठीक है। अब इस विचारधारा के अनुसार बुद्धि ही ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन होता है। जैसा कि इसके नेम से आपको पता चला है, बुद्धिवाद। इट मीन जो आपकी अंतः बुद्धि होती है, जो हमारे अंदर की जो बुद्धि होती है, वही क्या होता है, एक तरीके से ज्ञान प्राप्ति का एक मात्र साधन होता है। इसमें ये कहना चाहते हैं जो डेकार्ट है, उन्होंने इसको अपनी जो हमारी बुद्धि है, इसी को क्या कहा है, ज्ञान प्राप्ति का ये एकमात्र साधन है। इससे ही वास्तविक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जो हमारे अंदर की जो बुद्धि है, जो हम सोचते हैं, जो विचार करते हैं, वही एक तरीके से हमारे ज्ञान प्राप्ति का क्या है, साधन है। इसने इस तरीके से ज्ञान को बताया है कि हाँ ये ज्ञान के साधन है। और इंद्रियां जिस ज्ञान की अनुभूति करती है, वे पदार्थ सत्य है या नहीं। अब जैसे कि मान लीजिए, आप ये नहीं कह सकते कि मान लो हमने जो चीज़ देख ली वही ज्ञान है, या जो चीज़ हमने सुन ली अपने कानों से, या जो चीज़ हमने महसूस कर ली, वो सब हम ये जो हम ज्ञान इंद्रियों से अनुभूति करते, जरूरी नहीं है कि वो सत्य है और वही ज्ञान है। हम जो एक तरीके से हमें उसमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि कई बार आपने देख रखा होगा कि हम कई बातें सुन लेते हैं अपने कानों से, या फिर हमने कुछ चीज़ें देखी होती है, बट वो क्या चीज़ सत्य है, ज़रूरी होता है ये चीज़ कि हाँ हमने जो चीज़ देखी वही चीज़ वो मतलब कि होती है, ट्रू होती है, ऐसा तो होता नहीं। कई बार आपने जैसे सीरियल्स भी देखते होंगे, तो उसमें भी आप ज़रूर देखते होंगे कि कई बार कुछ मतलब साजिशें होती हैं ऐसी कि जिसके अंदर क्या होता है कि हाँ आंखों से तो दिखाई देता है कि ये चीज़ें हो रही हैं, पर कभी कभार क्या होता है वो सब चीज़ें झूठ भी होती हैं। तो उसमें इसने क्या बोला है, जो वो डेकार्ट है, उनका यही कहना है कि ज्ञान का एक साधन ये है ना कि हम जिसमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हमारी मेंटेलिटी यूज़ हो रही हो, जिसमें हम सोच पा रहे हैं, जिसमें हम सोच विचार कर पा रहे हो अपने आप से कि हाँ ये चीज़ें एक्चुअल हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही। हम अपनी इंद्रियों के उस पर नहीं डिपेंड होकर ये नहीं कह सकते कि हाँ वही ज्ञान है जिसको हमने क्या कर रखा है, देख रखा है। जरूरी नहीं है कि वही ज्ञान है। तो ये इस टाइप से इन्होंने कहा है। इसको इन्होंने जो ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन के तौर पे इन्होंने बुद्धिवाद को भी इसके अंतर्गत रखा है। दूसरी ओर है आपका दूसरा ज्ञान, जिसमें है अनुभववाद। अब अनुभववाद क्या है, जो इसके पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो इसके प्रणेता है वो कौन है, जॉन लेक है। अनुभव के आधार पर ही बालक के मस्तिष्क में ज्ञान अंकित होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सपीरियंस पे ही, अब जैसे आप अगर कोई भी चीज़ होता है कि हमें जिस चीज़ का हमें किसी चीज़ का जितना एक्सपीरियंस होता है उतने हम उसमें क्या होते हैं, परफेक्ट होते हैं। अगर मान लो कि आपको कोई काम दिया जाए, अगर आपको उसका एक्सपीरियंस है, उस काम को करने का एक्सपीरियंस होता है, तभी आप उसमें क्या होते हैं, परफेक्ट होते हैं। उस चीज़ की हमें आपको क्या होती है, ज्ञान पूरा अच्छे से होता है। तो इट मीन्स इन्होंने अनुभववाद को भी एक ज्ञान प्राप्ति का एक साधन बताया है कि हाँ अगर हमें उस चीज़ की एक्सपीरियंस है, उस चीज़ का अनुभव है, तो हम उसको क्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति, वो ज्ञान कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति का एक साधन के तौर पर है। कि अनुभव के आधार पर ही क्या होता है कि बालक के मस्तिष्क में एक ज्ञान अंकित होता है। और अनुभववादी संपूर्ण तथ्यों, वस्तुएं एवं प्रकृति के अस्तित्व पर आधार अनुभव को ही मानते हैं कि जो रियल में क्या कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, कि जो हमारे एक तरीके से वस्तुएं पदार्थ अस्तित्व में हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ वो बोलने के लिए हैं, वो रियल में भी एक तरीके से जो फैक्ट है, जो बातें हैं, वो रियल लाइफ में भी हो। उसको हमने क्या कहा है, अनुभववाद के अंतर्गत उन्होंने क्या बताया है कि ये एक ज्ञान प्राप्ति के साधन के तौर पर है अनुभववाद। कि जो चीज़ें हम जिस चीज़ का हमें एक्सपीरियंस होता है उसी चीज़ में हम परफेक्ट होते हैं, और जब उस चीज़ में परफेक्ट होता है तो उसकी ज्ञान एक तरीके से हमें उसका क्या होता है, ज्ञान भी भरपूर मात्रा में होता है। तो ये जो जॉन लेके उन्होंने अनुभववाद के तौर पे ज्ञान प्राप्ति के साधन को प्रकट करने की कोशिश की है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका आलोचनावाद। जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है, आलोचनावाद मतलब कि इन्होंने क्या किया है ना, इसके पहले मैं आपको प्रवर्तक बता देती हूँ कि इसके प्रवर्तक प्रसिद्ध दार्शनिक कांट माने जाते हैं, जिनका जन्म आपका 1724 से लेकर 1804 में बोला जाता है इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने इतना ही टाइम अपना स्पेंड किया था, और ये बहुत मतलब प्रसिद्ध दार्शनिक हैं, फिलोसफर, ये बहुत फेमस हैं कांट। इन्होंने आलोचनावाद का सिद्धांत दिया था कि एक तरीके से ये इन्होंने इसको क्या बताया था, ज्ञान प्राप्ति के साधन के तौर पर आलोचनावाद बताया था। इन्होंने जो पहले कि दोनों जो है ना वाद, जो एक तो आपका बुद्धिवाद था, दूसरा आपका अनुभववाद था, इसको बताया ना कि अधूरा ये ज्ञान है। एक तरीके से इससे हम एक तरीके ज्ञान प्राप्ति के इसको साधन के तौर पर नहीं मान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हाँ हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ही ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं, या फिर जिस चीज़ का हमें एक्सपीरियंस होता है वो जरूरी नहीं है कि हाँ वही एक एक्चुअल ज्ञान है। इन्होंने इन सब चीज़ों का क्या किया था, आलोचना की थी। इन्होंने बताया ना कि ज्ञान की प्राप्ति बुद्धि इंद्रियानु इंद्र इंद्रानुभव दोनों से ही होती है।
इट मीन्स इन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ, जैसे उन्होंने बोला था कि सिर्फ बुद्धिवाद से ही होता है कि हाँ, बुद्धि का अपनी इस्तेमाल करो, उससे ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, या फिर जिस चीज़ का हम अनुभव होता है वही एक ज्ञान प्राप्ति के एक साधन के तौर पे है। इन्होंने अलग अलग बोला था। तो इन्होंने क्या किया ना, जो हमारे कांट थे, उन्होंने बोला कि इन दोनों चीज़ों का ही होना हमारी ज्ञान प्राप्ति को दिखाता है। ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तभी एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ, ये हमारे ज्ञान प्राप्ति के साधन है। इन्होंने क्या बोला कि ये दोनों का ही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, दोनों ही हमारी क्या है, ज्ञान प्राप्ति के साधन के तौर पे है। तो आपने देखा कि हाँ, ज्ञान की प्राप्ति के संबंध में जो 3 प्रमुख सिद्धांत थे, उनका उदय किस टाइप से हुआ था, और ये जो जो हमारे वो थे कांट, इन्होंने किस टाइप से अपना वो बात रखी इन्होंने कि हाँ, ये दोनों ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्धि और इंद्रानुभव दोनों से ही एक तरीके से हमें क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति होती है। ये ज्ञान प्राप्ति के हमारे साधन के तौर पर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है आपका कि ज्ञान के निर्माण के चरण, कि ज्ञान निर्माण के क्या क्या चरण हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसकी बहुत मतलब निम्न विशेषताएं हैं, अवस्थाएं हैं एक ज्ञान निर्माण के लिए। तो पहली अवस्था तो हो जाती है आपका विश्वास। अगर आपको किसी चीज़ पर विश्वास होता है तो ही तो आप उस चीज़ के बारे में ज्ञान, अगर मान लीजिए किसी चीज़ पे आपको ट्रस्ट है कि हाँ, वो बंदा आपको सिखा देगा, कुछ अच्छे से आपको समझा देगा, तभी तो आप उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं ना। तो मेन फर्स्ट आपका यही एक अवस्था है, विश्वास। यह एक मानसिक अवस्था होती है। यदि किसी विषय विशेष के संदर्भ में किसी का कोई खास विश्वास नहीं हो तो माना जाएगा कि उसके बारे में वह ज्ञान नहीं रखता है। अगर उसको उस चीज़ के बारे में उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो तो वो क्या बोला जाएगा कि हाँ, उसको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, उसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। अब मैं जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर हमें जिस चीज़ पे विश्वास ही नहीं होता तो उसके बारे में अगर हम किसी को ज्ञान देते हैं तो उसको क्या ट्रस्ट होगा कि हाँ, आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, उस चीज़ के बारे में आपको ज्ञान है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे अगर कई लोग होते हैं जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते, अगर वो ज्ञान के आपको धार्मिक चीज़ों के बारे में कुछ बताने लग जाए, हाँ कि ये हमारा, जैसे कि वो आपको भगवान के बारे में कुछ बोलने लग जाए, तो क्या आप उस पर ट्रस्ट करेंगे कि हाँ, उस चीज़ उसके वो कि उसको उस चीज़ के बारे में ज्ञान होगा? नहीं, आप विश्वास करेंगे। क्योंकि जब वो बंदा उस चीज़ पे विश्वास ही नहीं करता है, उस चीज़ को मानता ही नहीं है, जैसे कल्चर को मानता ही नहीं है, संस्कृति को मानता ही नहीं है, अगर वो उसी चीज़ का आपको ज्ञान देने लग जाए तो क्या आप बोलेंगे कि पहले खुद उसके ऊपर ट्रस्ट करो तभी तो आप हमें बता पाओगे ना। तो सेम यही चीज़ें होती हैं कि जब हमें किसी चीज़ के ऊपर विश्वास होता है तो ही हम उस चीज़ के ऊपर क्या होता है, ज्ञान लेते हैं। जैसे कि अब यही है कि जैसे इसमें एग्जाम्पल में मैंने लिख रखा है कि आकाश में घने काले बादलों को देखकर कृषक को विश्वास हो जाता है कि वर्षा होगी, क्योंकि वो देखता है कि हाँ, काले घने बादल आ गए तो मतलब कि वर्षा होगी, और वो वर्षा के होप से ही क्या करता है, उनको आशा होती है कि हाँ, बारिश होगी, तभी वो अपनी फसलों को क्या करते हैं, इतने अच्छे से उसकी देख रेख करते हैं, हर चीज़ करते हैं। बट हाँ, अगर वो बादल दिखाई ना दे, बादल आसमान में हो ही ना, तो फिर उनको क्या होगा कि उसके ऊपर विश्वास होगा कि हाँ, वर्षा होने की कोई वो भी होगी, आशा होगी, नहीं होगी। तो सेम यही चीज़ है कि विश्वास इसका एक तरीके ज्ञान निर्माण का जो प्रथम चरण है, उसमें विश्वास आपका प्रथम चरण है। नेक्स्ट आपका है तथ्य। अब तथ्य क्या होता है कि कोई भी चीज़ मतलब एक फैक्ट होती है, मतलब जो बात कह दी है, जो मैं अभी बता रही हूँ आपको, जो लाइन आपको मैं बोल रही हूँ, ये भी एक तथ्य ही है। जैसे कि प्रत्येक वस्तु जो दुनिया में विद्यमान है, और कोई कथन हो या कुछ भी, ये सब क्या होता है, तथ्य होता है। जैसे पहाड़ों का अस्तित्व है तो ये भी एक तथ्य है कि हाँ, हमारे यहाँ पे क्या है, पहाड़ है। तो ये सब क्या है, जो जितनी भी जो फैक्ट वाली चीज़ें होती है, मतलब अगर आपको मैं इजी लैंग्वेज में बोलना चाहूँ, जैसे आप देखते होंगे फैक्ट्स होते हैं कि हाँ, ऐसा होता है, या कुछ भी, मतलब जो भी आपने कही बातें, वो सब क्या हो जाती है, फैक्ट होते हैं, तथ्य होती हैं। तो ये भी एक ज्ञान का ही चरण है कि हाँ, पहले तो जैसे कि आपको उस चीज़ पे विश्वास होगा तभी तो आपको उस चीज़ के बारे में लोग जानेंगे कि हाँ, आपको उस चीज़ के बारे में ज्ञान है। अदरवाइज़ तो अगर आप उस चीज़ पर खुद ही नहीं ट्रस्ट करते तो आप दूसरों को कि उसके बारे में क्या ज्ञान देंगे, कुछ ज्ञान नहीं दे पाएंगे। जब आपको खुद ही उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो आप दूसरों को भी तो नहीं बता सकते ना। सेम यही चीज़ें हैं। तथ्य भी आपको यही आता है कि हाँ, जो फैक्ट है उस चीज़ को जो अस्तित्व में आती है, उसी का वो क्या है, एक तरीके से ज्ञान निर्माण के दूसरे चरण में आपको बताया गया है। थर्ड है आपको सत्य। अब सत्यता क्या होती है, असत्य विश्वास कभी ज्ञान नहीं कहला सकता। जो चीज़, मान लो असत्य विश्वास क्या है, अब जो चीज़ लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो मतलब वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रही, जो चीज़ असत्य है, अब जो असत्य है तो वो मतलब है भी नहीं, रियल में वो चीज़ है ही नहीं, वो बात कही गई नहीं है, वो रियल में बात एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो वो क्या है, वो क्या ज्ञान के निर्माण में कोई अपना चरण है उसका, नहीं है ना। तो यही चीज़ है कि जो असत्य है वो भी बेकार है, मतलब वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है। जो सत्यता होती है वो होता है कि हाँ, वो ज्ञान के निर्माण में हमारी जो भी ज्ञान होता है वो सत्य के आधार पर ही होता है। कोई भी ज्ञान दिया जाता है वो हमारे सत्य के आधार पर ही होता है। तो यही चीज़ें इसके अंदर बोली गई हैं कि ज्ञान निर्माण के ये चरण में आपका आता है। तो
आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं आपको यही वाला पॉइंट ही आपको अगर क्लियर ना हो तो मैं तो आपको बताती हूँ कि मान लीजिए कि कोई चीज़ असत्य है तो वो ज्ञान हो ही नहीं सकता, मतलब जो चीज़ एग्जिस्ट है ही नहीं तो वो ज्ञान हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आपको आई होप ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे ज्ञान के जो निर्माण के जो चरण है। अब हम देखते हैं ज्ञान के प्रकार कि जो ज्ञान है ना वो 3 प्रकार का है। एक तो आपका है पूर्ववर्ती ज्ञान, दूसरा आपका परवर्ती और तीसरा आपका अनुभवजन्य ज्ञान। पहले हम देख लेते हैं पूर्ववर्ती ज्ञान क्या है आखिर में। जो पूर्ववर्ती ज्ञान है वह ज्ञान जिसके अनुभव हेतु सत्यता असत्यता को स्रोत के पूर्व अथवा स्रोत के बिना निर्धारित किया जा सकता है। इट मीन्स जैसे कि आप इसमें लिख रखा है कि अभी तक वैसा ज्ञान, इसमें पूर्ववर्ती ज्ञान वह ज्ञान है ना जिसको अभी तक प्रूफ नहीं किया गया है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम देते हैं, आप एग्जाम में वो चीज़ें लिख के आ जाते हैं जो चीज़ आपने समझी होती हैं, आपने जो चीज़ आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें ऐसा हैं, बट जब तक उसको टीचर चेक करके ये इवेलुएट ना कर दे कि हाँ वो चीज़ सही है या गलत है, जो उससे पहले का जो ज्ञान होता है वो हमारा पूर्ववर्ती ज्ञान होता है, जिसको अभी तक वो नहीं कहा गया, मतलब कि ट्रू है नहीं ट्रू है ऐसा कुछ नहीं कहा गया, मतलब जिसको अभी तक प्रूव नहीं किया गया कि वो सत्य या असत्य है। जो आपके मनगढ़ंत कहानी जिसे कहते हैं ना कि हाँ मनगढ़ंत कहानी, जो आपका एक तरीके से जो आपके अंदर का जो ज्ञान होता है, जो आप अभी तक सोच रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं, वो उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती ज्ञान। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अभी आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो इससे पहले आप ज्ञान मीमांसा का मतलब कुछ और समझते होंगे, पर जैसे कि मैंने आपको अभी, आप जो भी ज्ञान मीमांसा का मतलब जो समझते होंगे वो आपको हो जाता है पूर्ववर्ती ज्ञान अभी तक, क्योंकि मैंने उसको क्या नहीं किया था, इवेलुएट नहीं किया था, मैंने आपको उसको बताया नहीं था कि वो चीज़ें सही है या गलत है या नहीं है वो चीज़ सही। तो ये हो जाता है आपका पूर्ववर्ती ज्ञान। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि पूर्ववर्ती ज्ञान आखिर में है क्या। ये एक ऐसा ज्ञान होता है कि जो क्या होता है, एक तरीके से सत्य या असत्य को स्रोत के रूप में बिना मतलब निर्धारित किया मतलब हुआ होता है। ठीक है, अभी निर्धारित नहीं किया होता, मूल्यांकन नहीं किया गया होता, एवेल्यूएशन नहीं किया हुआ था कि हाँ ये चीज़ सही है या गलत है। अभी तक जो आपने सोचा हुआ होता है, जो आपके अंदर का जो ज्ञान होता है उसको हमने क्या कहा है, पूर्ववर्ती ज्ञान कहा है। अब हम देखते हैं प्रवृत्ति ज्ञान। प्रवृत्ति ज्ञान क्या है, इस ज्ञान का आधार अवलोकन और अनुभव होता है। इसमें मतलब ऑब्जर्व किया जाता है कि हाँ वो चीज़ आपने ऑब्जर्व करी होंगी तो उसको, या आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, उस बेस पे इसको क्या कहते हैं, उस ज्ञान को हम प्रवृत्ति ज्ञान कहते हैं। अवलोकन एवं निश्चित विवेचन पर बल देने के कारण इसे वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई घटना होते हुए आपने देखी, उसका आपने इवेल्युएशन किया, मतलब ऑब्जर्व किया उस चीज़ को, ऑब्जर्वेशन किया उस चीज़ का, फिर आपने उस चीज़ को मतलब एक तरीके से जो उस ऑब्जर्व करके आपने वो ज्ञान को वो किया, ग्रहण किया, वो ज्ञान एक तरीके से प्रवृत्ति ज्ञान हो जाता है, क्योंकि उसके पास आपका एक तरीके से आपके पास एविडेंस होता है, आपने उस घटना को अपने आप से देखा हुआ होता है, तो वो जो ज्ञान उसका आप प्राप्त करते हैं वो आपका हो जाता है परवर्ती ज्ञान। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने टीवी में कोई न्यूज़ देखी, आपने वो न्यूज़ देखी, उस न्यूज़ को देखा आपने, और फिर माइंड में आप होता है ना कि हमारे माइंड में उसकी इमेजिनेशन खुद ही बनने लग जाती है कि हाँ ऐसा हुआ होगा उस घटना क्रम पे, या उस घटना स्थल पे इस टाइप से कुछ हो रहा होगा। तो ये आपके अंदर क्या हो गया, इमेजिनेशन बनने लगे, आप उस चीज़ के हमें क्या करने लगे, आपने उस चीज़ पे ऑब्जर्व किया, तो उस टाइप का जो ज्ञान होता है वो आपका हो जाता है प्रवृत्ति ज्ञान। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये प्रवृत्ति ज्ञान क्या होता है और पूर्ववर्ती ज्ञान क्या होता है। अब थर्ड है आपका अनुभवजन्य ज्ञान। अब तो जैसे कि इसके नेम से पता चल रहा होगा, अनुभवजन्य ज्ञान, तो जो ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है उसी को हमने अनुभवजन्य ज्ञान कहा है। जैसे कि इसमें लिख रखा है कि इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान अस्थायी प्रकृति के होते हैं तथा ऐसा हो सकता है कि अनुभव के पूर्व अस्तित्व में रहे ही ना हो। मतलब कि जो ज्ञान हमें अनुभव द्वारा प्राप्त होता है, जिस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस के बेस पे आपको जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, आप जो प्राप्त करते हैं उस ज्ञान को, वो ज्ञान होता है आपका अनुभवजन्य ज्ञान। अब हम देखते हैं ज्ञान अर्जित करने के स्रोत एवं विधियाँ। इट मीन्स ज्ञान किन किन तरीकों से हमें प्राप्त किया जा सकता है, कि ज्ञान किन किन तरीकों से हमें प्राप्त होता है। अब हम एक एक करके मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी और आप इसको समझना, ओके। जैसे कि आपका फर्स्ट है अंतर्बुद्धि द्वारा ज्ञान। इट मीन्स जो आपकी अपनी अंदर की जो बुद्धि होती है, जो ज्ञान आप अपने अंदर से प्राप्त करते हैं, जो आपके एक तरीके से कहते हैं ना कि आपके मन वाली, जो आपके मन से आप खुद जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसा कि आप जो सोचते हैं, जो आपके सोचने का तरीका होता है, जिस चीज़ के बारे में जो आपकी प्रवृत्ति होती है, जो नेचर होता है आपका उस चीज़ को समझने का, वो ज्ञान जो आपके अंदर खुद ही उत्पन्न होता है, वो ज्ञान होता है आपका अंतर्बुद्धि द्वारा ज्ञान। इसके थ्रू आप क्या करते हैं, एक तरीके से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसमें फर्स्ट आपका हो जाता है ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों में आपका एक पहला हो जाता है आपका अंतर्बुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है,
नेक्स्ट आपका तर्क बुद्धि द्वारा ज्ञान। ये हम किस तरीके से इससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे कि अब आप देखते हैं कि हम तर्क वितर्क करते हैं, कहीं पे आपको आर्ग्यूमेंट आपने देख रखा होगा कि डिबेट्स चलती रहती हैं, तो उसके थ्रू भी तो आपको ज्ञान प्राप्त होता है ना कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये किसने किया, ऐसा क्यों किया गया। ये सब क्या, ये तर्क वितर्क ही तो है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, जिसमें डिबेट्स चलती रहती हैं। तो तर्क द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो आपका तर्क द्वारा ज्ञान मतलब होता है। ठीक है। थर्ड आपका हो जाता है प्राधिकरण द्वारा ज्ञान। अब इसमें क्या होता है, प्राधिकरण के द्वारा ज्ञान जो प्राप्त आप करते हो उसको प्राधिकरण ज्ञान होता है। अब इसमें मतलब कि जो ऑफिशियली वे में आप जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे कि अभी आप जो अपने कॉलेज की बुकें पढ़ते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये प्राधिकरण द्वारा ज्ञान प्राप्त को ही आप इसको अंदर रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपको एक ऑफिशियल वे में आपको ज्ञान प्राप्त किया जाता है। आप किसी चीज़ से मतलब बुक के थ्रू आप इसको प्राप्त करते हैं, जो बुकें लिखी हुई होती हैं उनसे आप ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसको हमने क्या किया है, प्राधिकरण के द्वारा ज्ञान प्राधिकरण द्वारा प्राप्त ज्ञान इसको कहा गया है। ठीक है। जो आप बुक्स से प्राप्त करते हैं, जो आपको कहीं पे जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं और आपने उसको पढ़ लिया, जो पढ़ने से आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो आपका आ जाता है प्राधिकरण द्वारा ज्ञान प्राप्त के अंदर। ठीक है। थर्ड आपका आता है दृढ़ आग्रह द्वारा ज्ञान। अब मान लीजिए कि आपका किसी चीज़ के लिए पॉइंट ऑफ व्यू वैसा बन जाता है, तो उसके थ्रू मतलब जैसे अब मान लीजिए कि कई लोग होते हैं अगर बोल देते हैं कि हाँ गर्ल्स से मैथ्स नहीं हो पाती, लड़कियां मैथ्स नहीं कर पाती है, और आपका उसी के लिए क्या हो जाता है, एक दृढ़ निश्चय मतलब वही आपको क्या माइंड के अंदर क्या हो जाता है, दृढ़ता उसके अंदर आ जाती है कि हाँ ऐसा रियल में होता है। तो जो ज्ञान आपने किसी और के सुनने से लिया, मतलब कि जो सुनकर आपने वो चीज़ महसूस करी कि हाँ वो पक्का ऐसा ही होता ही है, और वो ज्ञान आपके अंदर आ गया, मतलब उस चीज़ की आपके अंदर सोच विचार उत्पन्न हो गया, तो वो ज्ञान आपका हो जाता है कि दृढ़ आग्रह द्वारा ज्ञान। कि मान लो कि अगर बोला जाता है कि हाँ लड़कियां मैथ्स नहीं कर पाती हैं, लड़कियों की जो मैथ्स होती है वो कमज़ोर होती है, लड़कियों को बहुत डिफिकल्टीज आती है मैथ्स में, और वो बातें वे बार बार बोलने लगे होती है, मतलब बार बार आपको सुनाई दे वो बात, और वो आपके माइंड में जाके वो चीज़ें घर कर जाती हैं कि हाँ ऐसा रियल में होता है। तो वो जो ज्ञान आप प्राप्त करते हैं वो आपका हो जाता है दृढ़ आग्रह द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है। एंड आपका नेक्स्ट है आस्था द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। जो मतलब कि किसी ने मतलब हमसे कोई चीज़ कह दिया और हमने उसको वैसा ही क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि इसमें हमने तर्क वितर्क नहीं किया, जैसे ये ज्ञान है ना तर्क वाला, ये इससे बिल्कुल अपोजिट है। हमने इसमें ना आर्ग्यूमेंट किया ना कुछ कहा। हाँ जैसे हमारी दादी नानी और मम्मी पापा हमें कह देते हैं कि हाँ हमारे कल्चर में इस टाइप से होता है, हमारी जो संस्कृति है वो इस टाइप से, हम इस टाइप से उनको फॉलो करते हैं, और हम उसको वैसे क्या वैसे एज इट इज़ क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं हम। तो वो ज्ञान आपका क्या हो जाता है, आस्था द्वारा ज्ञान। जैसे कि आपका रीति रिवाज के अंदर हो गया, या परंपरा हो गई आपकी, या संस्कृति हो गई, या फिर किसी भी चीज़ को मनाने का तरीका हो गया, जो आपके रिचुअल्स होते हैं, ये रिचुअल फंक्शंस होते हैं। तो ये जो भी तरीके होते हैं, हम जो दादा नानी नाना नानी जो भी हमें कह देते हैं, हम उसको उसी वे में क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। हम उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं उठाते, ना हम तर्क वितर्क करते हैं कि ऐसा होता है ऐसा नहीं होता। सॉरी। तो ये इस टाइप का ज्ञान जो होता है वो आपके क्या होता है, आस्था द्वारा जो ज्ञान आप प्राप्त करते हैं वो चीज़ होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रकटीकरण द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। अब प्रकटीकरण, जैसे कि आपका जो मैंने प्रकटीकरण में द्वारा ज्ञान, जैसे कि मान लीजिए हमारे अंदर कुछ है, उसको हमने क्या किया ना कि उसको हमने प्रकट करते हैं ना, और जो प्रकट करने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे दिमाग में बिज़नेस स्टार्ट करने का एक आइडिया है कि हाँ मेरे को बिज़नेस स्टार्ट करना है। अब मैंने क्या किया ना कि उसके बारे में मैंने पहले तो उसको लोगों के सामने रखा, फिर लोगों ने उसको रिफाइन किया, उसको लोगों ने इवैल्यूएट किया कि हाँ ये चीज़ मूल्यांकन किया उसका कि ये सही है गलत है किस टाइप से। तो जब मैंने उस चीज़ को प्रकट करा, उसके उससे फिर जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, जो लोगों की एडवाइस थी, जो चीज़ एक तरीके से हमारे द्वारा प्रकट करने के बाद जिस चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है उसको हमने क्या किया है, प्रकटीकरण द्वारा ज्ञान प्राप्त हमने कहा है। इसके थ्रू हमें क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपका अनुभव द्वारा ज्ञान। अब तो इसमें जो अनुभव द्वारा ज्ञान होता है, तो मतलब कि जो वैसा ज्ञान जो हमें अनुभव के द्वारा ही क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको हमने क्या कहा है, अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त कहा है। ठीक है। तो ये हैं आपके ज्ञान को प्राप्त करने के एक तरीके से स्रोत, कि हम अंतर्बुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तर्क बुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, प्राधिकरण के द्वारा मतलब जो ऑफिशियली हमें जो बुक्स के थ्रू हमें ज्ञान प्राप्त करवाया जाता है,
ये सोर्स है आपका। एक एक आपका दृढ़ आग्रह द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, जो या फिर जो आस्था द्वारा हमें जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम किसी की भी जो भी बात हमें कोई कह देता है कि हम उसको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम उसमें तर्क वितर्क नहीं करते हैं। या फिर प्रकटीकरण के द्वारा, मतलब जो चीज़ें हमारे अंदर चल रही होती है माइंड के अंदर, हमने उसको लोगों को बताया, उसको लोगों ने क्या क्या इवेलुएट किया, फिर लोगों ने उससे जो निष्कर्ष निकाला, हमें उससे जो चीज़ें उन्होंने राय दी, ये सब क्या है, वो इसके थ्रू हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हमारा प्रकटीकरण द्वारा ज्ञान प्राप्त हो गया। ये सेम फिर आपका अनुभव द्वारा, कि जो हमें एक्सपीरियंस होता है उसके बेस पर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो आपको क्या हो जाता है, अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना होता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका विश्वास, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है। अभी मैंने आपको ऊपर ये भी बताया था कि हाँ विश्वास, ये जो ज्ञान के निर्माण के जो चरण थे आपका, विश्वास, तथ्य और ये सब, तो इसके अंदर हमने विश्वास को भी देखा था ना कि विश्वास क्या था। कि जैसे कि आपको अगर जो किसान लोग होते हैं, अगर उन्होंने सोचा कि हाँ बारिश होगी, उन्होंने काले बादल देख के उनको क्या हुआ, विश्वास हुआ कि हाँ बारिश होगी। या तो आपको विश्वास होता है किसी चीज़ के ऊपर, या तो आपका विश्वास नहीं होता। तो ये इन्हीं के बेस पे आपको एक तरीके से क्या होता है, अगर आपको मान लीजिए कि किसी चीज़ के ऊपर विश्वास होगा, किसी टीचर के आपको फिर विश्वास होगा कि वो टीचर हमें अच्छे से सिखा देगा, वो टीचर हमें अच्छे से बता देगा कोई चीज़, तभी तो आप वो चीज़ सीख पाओगे। अगर आपने पहले से ट्रस्ट नहीं कर रखा कि हाँ वो मुझे क्या सिखाएगा, उसको क्या आता है कुछ भी, तो आपको वो चीज़ कभी आप नहीं सीख पाएंगे, उनसे कभी भी आप कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। तो यही चीज़ होती है आपकी विश्वास। अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं कि आखिर में विश्वास में है क्या। तो ये एक मन की ऐसी अवस्था होती है ना, जो मन की एक दूसरी अवस्था संदेह को हटाकर उसकी जगह लेती है। इट मीन्स या तो संदेह होता है या तो विश्वास होता है। अगर संदेह नहीं है, अगर आपको किसी के ऊपर डाउट नहीं है, ज़रा सा भी आपको ये नहीं लगता कि वो हमें सिखाता है, नहीं सिखा पाएगा, या वो खुद ऐसा है तो वो हमें क्या सिखाएगा, तो अगर जरा सा भी संदेह नहीं है तो वो तो आपका हो जाता है विश्वास। और फिर जब वहाँ जहाँ विश्वास होता है वहाँ पे आप उस चीज़ को, ज्ञान को प्राप्त कर ही लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट चरण था ज्ञान की प्राप्ति का। तो ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ज्ञान को विश्वास योग्य बनाने का अर्थ है कि ज्ञान यथार्थ है। मतलब कि ज्ञान को है ना विश्वसनीय बनाना चाहते हैं या आप बना लेते हैं। मान लीजिए कि ज्ञान आप अगर विश्वसनीय बना लेते हैं, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है ना कि ज्ञान क्या है, सच है, मतलब कि वो यथार्थ है, मतलब वो रियल में है, उसको हम क्या करेंगे, यथार्थ है। ऐसे ही फिर अगर वो यथार्थ है तो उसमें स्थिरता भी है। इट मीन्स ये नहीं है, ज्ञान अगर ये नहीं है कि वो क्या है, एक वो हो जाएगा, मतलब कि स्थिर हो जाएगा। ये नहीं है कि ज्ञान आज कुछ और है तो कल कुछ और होगा। मान लीजिए ज्ञान मीमांसा की आप डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, ये स्थिर है। ये नहीं है कि आज आपने कुछ और पढ़ी तो कल आप कुछ और पढ़ेंगे और परसों आप कुछ और पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये क्या है, इसमें स्थिरता है, क्योंकि ये क्या है, ये ज्ञान क्या है, विश्वसनीय योग्य है। ऐसे अगर उसमें स्थिरता है तो उस पर हम निर्भर भी हो सकते हैं, और यह अपने लक्ष्य के अनुकूल होता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या होता है, मोटिव होता है। जो ज्ञान हमारा कैसा होता है, जो विश्वसनीय ज्ञान होता है, ये तो ये क्या होता है, ये तो सच होता है, ये स्थिरता होती है इसके अंदर। ये क्या होता है, ये इस पर निर्भर किया जा सकता है, इस पर डिपेंड हो सकते हैं, और यह अपने लक्ष्य के अनुकूल होता है, और इस पर निर्भर रहकर इसे एक सिद्धांतिक रूप भी दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये सच है। जो ये ज्ञान है वो असत्य नहीं, ये सच है, ये एग्जिस्ट करता है। तो इसी को हमने क्या कहा है, ज्ञान कहा है। नेक्स्ट आपका जो ऐसे वो तर्क आ गया। अब इस तर्क में क्या होता है कि तर्क वितर्क में हम क्या करते हैं कि ये चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे होती है, किसने किया, क्यों नहीं किया, हम इसमें क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो ये भी तो एक ज्ञान ही हुआ ना, क्योंकि आपको उसके अंदर जानने की इच्छा है। अगर हम तर्क वितर्क नहीं करते, जो इंसान जिसमें तर्क वितर्क की शक्ति नहीं होती है, उसको मतलब मान लीजिए कि वो कुछ जानना नहीं चाहता है, और जिसके पास मतलब तर्क वितर्क की शक्ति हो है, मतलब जो तर्क वितर्क करता है, जो ये पूछता है कि ऐसा क्यों होता है, क्या इसलिए होता है, किसने किया, क्यों नहीं किया, तो वो क्या है, वो ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक भी होता है। तो इसमें यही क्या है कि तर्क क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर देकर, मतलब कि इसमें क्या होता है, तर्क में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, जो ज्ञान हमारा होता है वो कैसा होता है, तर्क वाला ही होता है। ज्ञान तभी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है कि जब उसमें क्या होता है, तर्क वितर्क की शक्ति होती है। तो यही है कि जो ज्ञान है ना वो तर्क भी है एक। कैसे, क्योंकि उसमें हम क्यों कैसे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट आपका सत्य को सिद्ध करने की उसमें कसौटी होती है, उसमें प्रूफ करना होता है। जब तर्क हम करेंगे कि इसने क्यों है ऐसी चीज़, तो उसको आप प्रूफ भी तो करेंगे ना। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कि जो सत्य का प्रमाण है, कि हाँ जो सत्य होता है उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, एविडेंट होता है, एविडेंस होता है उस चीज़ का। ज्ञात ऐसे ही आपका ज्ञात अनुभूत तथ्य से अज्ञात की ओर जाने का मार्ग है। इट मीन्स जो तर्क वितर्क से क्या होता है,
अब इसमें क्या होता है ना कि आप स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, मतलब कि आप कोई भी चीज़ का अगर तर्क वितर्क करते हैं तो उसकी बारीकी तक तो जाते हैं ना। जैसे कोई भी अगर चैप्टर बुक का पढ़ते हैं आप, एक तो हो जाता है हम ऊपर से पढ़ देते हैं, और एक हो जाता है कि हमने अगर उसमें तर्क वितर्क किया है तो इसका मतलब क्या है कि हम उसके अंदर उसकी बारीकी में जाकर उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि जो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने का भी मार्ग है जो तर्क है। नेक्स्ट है आपका कि इसका बुनियादी आधार बौद्धिक होता है। मतलब कि क्या है, बुद्धि के आधार पर ही कोई भी ज्ञान है हम बुद्धि से ही तो प्राप्त करते हैं। तो बौद्धिक होता है मतलब जिसके पास बुद्धि होगी वही तो तर्क वितर्क कर पाएगा ना। जिसके पास बुद्धि ही नहीं होती, अगर मान लीजिए कोई बच्चा होता है जो बहुत मतलब कि वैसा होता है, कमजोर सा होता है, तो वो तो ना तो तर्क वितर्क करता ना कुछ करता। तो इसलिए जो वो है ना तर्क है, वो एक तरीके से इसका आधार जो है वो क्या है, बौद्धिक ही होता है। जिसके पास बुद्धि होती है, जिसके पास एक्टिव माइंड होता है, वही क्या करता है, तर्क वितर्क करता है, वही रीजनिंग करता है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। उसी के पास पूछने की क्या क्यों कैसे क्या हुआ, वही वही क्वेश्चन भी पुटअप करता है। तो इसलिए कहा गया है कि जो इसका बुनियादी आधार है वो क्या है, बौद्धिक है। इट मीन्स बुद्धि पर ही सब चीज़ है, कि बुद्धि से ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो यही चीज़ कही गई है। और माध्यम का काम भाषा करती है, और इसमें मीडियम क्या होता है, तर्क वितर्क जो हम करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, एक भाषा के थ्रू करते हैं, लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। जैसे कि मैं अभी आपसे कुछ बात कह रही हूँ, अगर आप मेरे सामने भी बैठ के पढ़ रहे होते तो क्या ऐसा होता, आप कुछ क्वेश्चन मुझसे पुटअप करते, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करती, फिर उसका आंसर दिया जाता। तो ये किसके थ्रू हो रहा होता, जो भी आर्ग्यूमेंट चल रहा होता, जो भी डिबेट चल रही होती, वो किस माध्यम के थ्रू हो रहा था, लैंग्वेज के थ्रू। ये तो नहीं है ना कि आप पेपर के ऊपर लिख कर कुछ बातें बोल रहे होते। आप अभी जो हम मैं जैसे आपको बोल रही हूँ, ये भी मैं क्या कर रही हूँ, एक भाषा का ही यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें जो माध्यम होता है वो कैसा होता है, भाषा का ही काम होता है इसके अंदर। तो इसमें यही कहा गया है कि जो भाषा का जो माध्यम का जो काम करती है वो कौन करती है, भाषा ही करती है। लैंग्वेज के थ्रू ही हम क्या कर पाते हैं, तर्क वितर्क कर पाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका कि तर्क के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो तर्क का कार्य क्या होता है, संदेह को दूर करना। जैसे कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप नहीं करूंगी, आपको मैं कुछ पूछूंगी नहीं ऐसा क्यों हुआ कैसे हुआ, और फिर उसका जो मुझे रिप्लाई मिलता है वो क्या करता है, रिप्लाई जो हमें मिलता है उससे जो हमारा डाउट होता है वो क्लियर ही तो होता है ना। जैसे कि मैंने मान लो कि आपसे कुछ क्वेश्चन किया, मैंने क्वेश्चन पुट अप किया आपसे, और आपने उसको मुझे आंसर दिया है, तो क्या हो गया, वो डाउट क्या हो गया, सॉल्व हो गया। जो भी डाउट था, जो संदेह था, वो क्या हो गया, दूर हो गया। तो तर्क का एक प्रमुख कार्य यही होता है कि वो क्या करता है, संदेह को दूर करने का भी कार्य करता है। ज्ञान के विषय में उत्पन्न होने से संदेह को दूर करना है। संदेह रहित निश्चित ज्ञान की स्थापना करना है, इसे निर्णय कहा गया है। कि मतलब कि अगर संदेह मतलब घट जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक निर्णय हो जाता है, ये फैसला हो जाता है हमारा। फिर उसके ऊपर हमें कोई डाउट नहीं होता, हमें जब डाउट नहीं है तो वो क्या हो गया, हमारा डिसीजन बन गया, हमारा निर्णय बन गया। तो ये इस टाइप से कि इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, एक तरीके से निर्णय का एक तरीके से निर्माण भी करना होता है, और संदेह को दूर करना भी होता है। कि ये क्या करता है, कोई भी एक तरीके से फैसला अगर वो हो जाता है, हमारा तर्क वो संदेह दूर हो जाता है, कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज़ के ऊपर, अगर वो डाउट दूर हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है, वो हमारा एक तरीके से डिसीजन बन जाता है, वो निर्णय वो कहा गया है, फिर उसे निर्णय कहलाने लग जाता है वो चीज़। क्योंकि वो डिसीजन हो जाता है हमारा, वो पक्का हो जाता है, ये नहीं आता कि उसमें हमें कुछ भी डाउट रह जाता है। निर्णय क्या होता है, निर्णय तो हम उस चीज़ पे लेते हैं ना, जो चीज़ हमारी क्या होती है वो पक्की होती है। ऐसा नहीं होता कि उसमें हमें डाउट होता है तो उसका हम फैसला ही नहीं लेते। तो यही चीज़ है कि ये जो तर्क का जो प्रमुख कार्य है वही है कि संदेह को दूर करने का इसका कार्य होता है। अब हम देखते हैं कि तर्क अथवा बुद्धिपरक विचारधारा की कुछ मान्यताएं। तो जैसे कि इसमें लिख रखा है कि व्यक्ति का समूचा ज्ञान बुद्धि पर ही आधारित होता है। इट मीन्स जो बुद्धि है, बुद्धि से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमारे पास जैसे अगर हमारे पास बुद्धि होगी तो ही तो हम उसका यूज़ अच्छे से कर पाएंगे ना, जो हमारे अंदर जो ज्ञान होगा उस चीज़ का। तो यही चीज़ है कि बुद्धि जो व्यक्ति का जो समूचा ज्ञान होता है ना वो बुद्धि पर ही डिपेंड करता है। अगर बुद्धि अच्छी होती है तो हम उस ज्ञान का भी अच्छे से प्रयोग कर पाते हैं, इस टाइप से। और बुद्धि ही ज्ञान का आदि भी है और बुद्धि अंत भी है। ज्ञान संकल्पनाओं के रूप में बुद्धि में पहले से ही विराजमान होता है। इट मीन जो बुद्धि में ना हमारा ज्ञान पहले से विराजमान होता है। जब कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो वो ज्ञान क्या होता है, एक तरीके से बाहर निकल कर आता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो बुद्धि के अंदर जो ज्ञान है वो पहले से विराजमान होता है, मतलब उसके अंदर रहता है। हमारी बुद्धि में ज्ञान होता है, बट उसका यूज़ कब कर पाते हैं, जब वैसी सिचुएशन आती है तब क्या होता है, उस ज्ञान का यूज़ होता है हमारी बुद्धि में से। तो यही चीज़ है कि जो बुद्धि में क्या है कि जो ज्ञान है वो पहले से क्या ऐसा है, विराजमान होता है, मतलब स्थित होता है उसमें। बुद्धि ही ज्ञान का साधन है और बुद्धि ही ज्ञान का अधिकरण भी है। मतलब वही उसके एक तरीके से इक्विपमेंट के तौर पे भी है, क्योंकि बुद्धि होगी तब वो बुद्धि होगी तभी तो उसके अंदर ज्ञान होगा ना। तो यही चाहिए कि बुद्धि ही ज्ञान का क्या है, एक तरीके से साधन है। अब नेक्स्ट है आपका जांच। अब जांच क्या होता है कि किसी भी वस्तु
स्थिति में भली भांति बारीकी से जांच पड़ताल करना व जानना। अगर हम किसी चीज़ के बारे में जांच करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा एक तरीके से उसके बारे में हमें, जब हम किसी चीज़ के बारे में वो करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उस चीज़ के बारे में हम उसकी बारीकी पे जाते हैं, उसकी बारीकी को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारी हो जाती है जांच है। इसका आधार मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति को माना गया है। इसका मतलब कि जो बेस है वो क्या है, अगर मनुष्य में जिज्ञासा ही नहीं होगी, जानने की कुछ इच्छा ही नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, वो जांच पड़ताल करेगा नहीं करेगा। अगर आप में कुछ जानने का वो होता है, जज्बा होता है, मान लीजिए कि अगर आपको मैथ्स का एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, अब आपके अंदर अगर उसको जानने की इच्छा है, जिज्ञासु प्रवृत्ति है, तो ही आप क्या करेंगे, उसको जांचने की, उसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आप उसको सर्च करेंगे कि हाँ ये कहाँ से कैसे सॉल्व होना है, या आप किसी टीचर से पूछेंगे, उन टीचर से हेल्प लेंगे। तो ये क्या है, आपके अंदर अगर जिज्ञासु प्रवृत्ति है, तभी तो आप उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो क्या हो जाती है, आपकी जांच हो जाती है। तो यही है इस चैप्टर के अंतर्गत। हमने इसके अंदर ये देख लिया कि ये क्या क्या है, जो विश्वास है, तर्क है आपका, या फिर जो ज्ञान अर्जित करने की जो स्रोत है, मतलब ज्ञान हम किस किस तरीके से प्राप्त कर पाते हैं, वो चीज़ें कि इसमें मैंने आपको ये 7 या 8 पॉइंट होंगे कुछ, ये 2 2 4 2 6 2 1 7 पॉइंट है। इनको हमने अच्छे से डिस्कस किया था मैंने आपको। और ऐसे ही ये ज्ञान के प्रकार हमने पूर्ववर्ती ज्ञान, प्रवृत्ति ज्ञान क्या होता है, अनुभवजन्य ज्ञान क्या होता है, इनके बारे में देखा। अब इसमें आपका अगर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली इसको बनाकर लिख सकते हैं। मैंने आपको इन शॉर्ट वे में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ की लिंक चाहिए होगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो कर दूंगी, दे दूंगी, वरना मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन आउट भी कर दूंगी। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर वो करवा रखा है, पूरा कंप्लीटली प्रोवाइड करवा रखा है, तो आप उसे जाकर जरूर देख लें और अपने फ्रेंड्स से में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।